वेलकम फ्रेंड्स। बेटा आज फिर हम अगले टॉपिक के साथ हैं आपके सामने, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तक की वीडियोस में बेटा हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स रेस्पिरेशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस से लेकर के और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक के सबके वीडियोस डाल दिए थे। किसी अर्जेंट वर्क के कारण कल वीडियो नहीं आ पाए थे, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज़ को बेटे हम। तो आज हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है कि हम ब्रेथ कैसे लेते हैं, ब्रेथ लेना क्यों ज़रूरी होता है, और ब्रेथ लेते हैं तो क्या हमारे साथ अंदर जाता है बॉडी में और क्या हम एज अ रिजल्टेंट बाहर निकालते हैं, और इसके पीछे क्या क्या प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस काम करते हैं, क्या क्या इसमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो आइए बेटा इस चैप्टर को फटाफट समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास होता है वाई डू वी ब्रेथ। तो भाई ब्रेथ जो होता है उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जैसा हमने रेस्पिरेशन प्लांट में ही पढ़ा था कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन चीज़ों को मिलाकर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और लाइट एनर्जी जो थी उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल्स में। उन केमिकल्स के अंदर बॉन्ड की फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर्ड रहती है। फिर हम उन केमिकल्स या उन कंपाउंड्स को, जैसे ग्लूकोज या स्टार्च को हम कंज्यूम करते हैं। तो जब उन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो हमें फिर से बेटा एनर्जी मिलती है। तो प्लांट ने बनाया कंपाउंड, हम उसे तोड़कर उस एनर्जी को वापस लेते हैं। उसको तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तभी एनर्जी हमें मिलेगी, और इसीलिए कहा जाता है कि हम ब्रेथ करते हैं। दैट्स द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि हमें सांस लेना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए वही बेटा यहाँ पर हमें समझाया गया है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन को टू ब्रेक डाउन सिंपल बायोमोलिक्यूल्स। लाइक अगर हम बात करते हैं तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, इन सबको तोड़कर उससे एनर्जी लेने का तरीका जो है बेटे वो है हमारे पास, उसको हम मानते हैं ब्रेथ करना या सांस लेना। उसके बना हम ग्लूकोज के अंदर जैसे C6H12O6 है या अमीनो एसिड्स हैं या फैटी एसिड है CH3CH2 की पावर NCOH, इनको तोड़कर, इनके बॉन्ड्स को तोड़कर एनर्जी नहीं ले पाएंगे। टू ड्राइव एनर्जी, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, है ना, डाइजेशन, थिंकिंग सिस्टम, सबके लिए एनर्जी हमें चाहिए होती है। बाय प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है जो हम एज अ रिजल्ट बाहर निकालते हैं। तो देखो वो दिख भी रहा होगा बेटा आपको कि प्लांट्स हमें O2 वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं और हम रिजल्टेंटली CO2 बाहर निकाल देते हैं। बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कंक्लूजन, ऑक्सीजन मस्ट बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू सेल्स एंड CO2 रिलीज्ड आउट। ये प्रोसेस लगातार चलते रहना चाहिए। सांस बोलते हैं, जब तक सांस चलती है तभी तक हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि तभी तक ऑक्सीजन मिलता है और हम तोड़कर तभी तक एनर्जी बनाते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने रेस्पिरेशन प्लांट में देखा था हम 38 ATP बनाते हैं, बिना ऑक्सीजन के हम सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs का गेन कर पाते हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है वो बहुत, इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें कॉन्टीन्यूसली हमें O2 मिलता रहता है और CO2 रिलीज करते रहते हैं, इस प्रोसेस को हम कॉमनली कहते हैं ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन, है ना। हालांकि दोनों अलग अलग टर्म्स है बट इंटरचेंजेबल है NCERT के इस चैप्टर में। ब्रीदिंग का ज़्यादातर मानना होता है लंग्स में O2 गया और CO2 बाहर आया, और रेस्पिरेशन का मतलब हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल उस ऑक्सीजन को लेकर टिश्यू तक गया होता है और उसे तोड़कर फिर हमारे लिए एनर्जी बनाता है। तो हम सांस क्यों लेते हैं कि जो कंपाउंड्स इन प्लांट्स ने हमारे लिए बना कर दिए थे, उन कंपाउंड्स में से बॉन्ड तोड़कर हम फिर से एनर्जी ले पाएँ। आगे चलते हैं बेटा। तो मैकेनिज्म इन लोअर एनिमल्स, सांस लेने का मैकेनिज्म हर एनिमल में अलग अलग है। लोअर मतलब जो इनवर्टिब्रेट फाइलम में है और वर्टिब्रेट वाले हायर। तो इनवर्टिब्रेट फाइलम्स में कौन कौन आते हैं, तो स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट्स या निडारिया या प्लेटफॉर्म या प्लैटीहेल्मिन्थ्स। इनके अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू ही हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। ये सब ग्रुप कौन से ग्रुप के लोग हैं बेटा, तो आप अगर एनिमल किंगडम को याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा बेटा कि ये सब इनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल होते हैं। इनके पास कोई वर्टिबल कॉलम या नोटोकॉर्ड नहीं होता, है ना। इनवर्टिब्रेट में कॉर्डेट के भी 2 ग्रुप आते हैं, हमने तब भी पढ़ा था, दैट इज सेफेलोकॉर्डेट एंड यूरोकॉर्डेट। वो भी इसी का हिस्सा होते हैं, क्योंकि उनके पास भी नोटोकॉर्ड तो होती है बट वर्टिबल कॉलम नहीं होती है। तो ये देखो उसने आपको छोटे छोटे एनिमल सेल्स दिखाने की कोशिश करी है, जैसे सीलेंट्रेट का एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाया है, वॉर्म का एग्जाम्पल यहाँ दिखाया है। ऐसी क्यूटेनियस किस्में हो सकती है, तो देखो डायग्राम से ही दिख रहा है बेटा, क्यूटेनियस हमें एनेलिडा जैसे किसी के अंदर दिख सकती है, मेटामेरिज्म दिख रहा है डायग्राम के अंदर तो अर्थवॉर्म्स में हो सकती है, फ्रॉग दिख रहा है यानी कि एम्फीबियंस में हो सकती है ना। एम्फीबियंस तो स्किन से रिस्पायर करते ही हैं,
एम्फीबियन स्किन से भी करते हैं, गिल से भी करते हैं और लंग्स से भी करते हैं, हमने पढ़ा है। ट्रैकियल ट्यूब्स यानी विंड पाइप के थ्रू कौन करता है बेटा? तो इसका एग्जाम्पल भी हमने पढ़ रखा होता है जब हम कॉकरोच पढ़ते हैं कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, है ना। ट्रैकिया विंड पाइप के थ्रू होना, जैसा कि इंसेक्ट्स में होता है। एक्सक्रीशन के लिए इंसेक्ट्स में क्या होता है? एक्सक्रीशन के लिए इंसेक्ट्स में मैल्फिजन ट्यूब्यूल होते हैं। ये एक इंसेक्ट का उन्होंने डायग्राम हमें दे रखा है। ये फ्रॉग और अर्थवॉर्म जैसा कुछ दे रखा है, और ये हाइड्रा या प्लेटफॉर्म्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो तीन अलग अलग लोग हैं, इंसेक्ट अलग है बेटा, फ्रॉग अलग है और हाइड्रा वाले अलग हैं। तीनों का डिफ्यूजन करने का तरीका जो है बेटा वो अलग अलग होता है। एक्वाटिक वर्सेस टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, जो और आगे हम पढ़े, देखो इंसेक्टा तक तो आ गए यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम तक आ गए, उसके आगे और बढ़े तो फिशेस पर आ गए, जो कि कॉर्डेट का एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर गिल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गिल्स। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ ये, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और इवन वर्टिब्रेट्स में फिशेस, ये तीनों ही गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। मोलस्क में हमने पढ़ा भी था मेंटल कैविटी में टिनिडिया होता है बेटा, जो हमें काम करता है किसके तरीके से? फेदर लाइक गिल्स की तरह काम करता है। आर्थ्रोपोड्स में भी हमने बुक गिल्स, बुक लंग्स ऐसे नाम सुने थे, तो इसलिए उसने लिखा है कि वहां पर ब्रैकियल का मतलब ही गिल होता है, ऐसे उसके थ्रू एक्सचेंज होगा O2 CO2 का, राइट। उसके बाद देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम ही टर्म है, इंटरचेंजेबल हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। लंग्स कहाँ होती है? तो लंग्स टेरेस्ट्रियल लोगों के पास, यानी गिल्स के बाद जो लोग होते हैं, गिल्स मतलब फिशेस के बाद जो वर्टिब्रेट्स में होते हैं जनरली। एम्फीबियंस भी कर सकते हैं, वरना रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तो करेंगे ही करेंगे। एम्फीबियन स्किन से भी करता है, मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि स्किन ऐसा होता है एम्फीबियन के अंदर, जो पिछले साल लीट में भी क्वेश्चन आ गया था कि स्किन के थ्रू आप लैंड पे भी कर सकते हो, वाटर में भी, और एस्टिवेशन हाइबरनेशन के दौरान भी हम स्किन से ही रिस्पायर करते हैं। तो हमें समझ में आ गया लंग्स किस में होंगे बेटा। देखो ये रेप्टाइल दिख रहा होगा आपको बना हुआ, है ना, ये बर्ड दिख रहा होगा आपको बना हुआ, उधर फिशेस दिख रही होंगी, या ये एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा दिख रहा होगा। ये डायग्राम सब कुछ दिखाए जाते हैं। फिर लोअर एनिमल्स में कैसे कैसे होता है, ट्रैकियल ट्यूब, क्यूटेनियस और सिंपल डिफ्यूजन हमने देख लिया। आगे चलते हैं, हमारे में पाथवे क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला पाथवे कैसा होता है। तो हमारी बॉडी में कहा जाता है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं जो हमें बाहर नजर ही आ जाते हैं। इनके अंदर जो लेफ्ट और राइट साइड पे होता है, ये बीच में सेप्टा है जो लेफ्ट और राइट साइड पे से डिवाइड करता है, उसे कहते हैं नेजल चैम्बर। और यहाँ से लेकर नेजोफैरिंक्स तक का जो पाथवे है एयर का, उसे नेजल पैसेज कहते हैं। तो नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो नेजल चैम्बर में जाते हैं वया नेजल पैसेज, ऐसा एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी जाती है। नेजल चैम्बर से फेरिंग्स में जाओगे, फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पाथवे होता है, इधर नोज के रास्ते से तो ओरोफैरिंग्स, लैरिंजोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स, यहाँ से तो एयर चली जाती है और ओरल कैविटी से फूड चला जाता है, तो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लैरिंग्स कार्टिलेजिनियस होता है भाई, साउंड बॉक्स होता है, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, राइट। और फेरिंग्स जो होता है वो लैरिंग्स के थ्रू क्रॉस करते हुए ट्रैकिया तक पहुंच सकता है, ऐसा भी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी जाती है। एपिग्लोटिस क्या होता है बेटा? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जो कि कवर करता है किसको? ग्लोटिस को, ड्यूरिंग स्वेलोइंग टू प्रिवेंट फूड एंट्री, राइट। वो कहते हैं कि जो ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है बेटा वो लैरिंग्स में ओपन करता है वया ग्लोटिस, है ना। अगर नीचे विंड पाइप है, ये ट्रैकिया है और ऊपर लैरिंग्स है, तो जो ओपनिंग स्ट्रक्चर है इसका, इसको हम क्या कह देते हैं? जिसके थ्रू ओपन कर रहा है, मान लीजिए सिंपल भाषा में इसे ग्लोटिस कह देते हैं। इस ग्लोटिस को जो कवर करता है, इस ग्लोटिस को जो कवर करता है बेटा, अगर ऐसे ही चीजें रहेंगी तो फिर क्या गड़बड़ होगी? फिर ये गड़बड़ हो सकती है कि एयर आए और सीधा लैरिंग्स को क्रॉस करते हुए यहाँ आ जाए, लेकिन लैरिंग्स के ऊपर कौन है? फेरिंग्स, तो फूड भी आ सकता है फिर सीधा किसमें? ट्रैकिया में। तो फूड ना आए इसके लिए हमने क्या कर रखा है? इसके लिए हमने इस ग्लोटिस वाली ओपनिंग को, हम जब खाना खाते हैं तो क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं एपिग्लोटिस से, ताकि फूड अगर आए भी बेटा ऊपर से, ताकि अगर ऊपर से फूड आए भी तो वो यहाँ निकल जाए, इस वाले पाथवे पर ना आए। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हम रखते हैं। सिंपल भाषा में समझाने के लिए आपको एक लेमन डायग्राम है कि भैया अगर एक जगह कैविटी है, उसमें चीज़ें गिर रही हैं सीधा, तो आपने क्या करा? आपने उस कैविटी को कवर कर दिया ताकि खाना उसमें ना गिरे, क्योंकि वो जो कैविटी है वो आगे ओपन विंड पाइप में कर रही है, ना कि फूड पाइप में।
वो आगे जाके फूड पाइप में ओपन कर ही नहीं रही है, इसलिए आप बेटा ऐसा कर देते हैं। तो देखो हमें दिख गया कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं, नेजल चैम्बर्स क्या होते हैं, फेरिंग्स क्या होता है, और लैरिंग्स क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है वगैरह। और एपिग्लोटिस में ग्लोटिस वाली बात भी हमें समझ में आ गई कि वो फ्लैप है, इसलिए जोर से बोलते हैं तो कार्टिलेजियस फ्लैप है वो अपनी पोजीशन छोड़ सकता है। इसलिए हमेशा हमें शुरू से कहा जाता है कि हमें बोलना हमेशा बेटा धीमी आवाज में चाहिए, धीरे चाहिए, बहुत जोर से हमें बोलना नहीं चाहिए। फिर देखो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, ये आपके सिलेबस के बाहर के हैं, बट डायग्राम अच्छा था तो मैंने लगा दिया है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये एपिग्लोटस है हमारा, जो हमारे मेन काम की चीज़ है, ताकि जब यहाँ ओरल कैविटी में ये टंग देखो दिखा रहा है, ये जब फूड आए तो ये इधर विंड पाइप की तरफ ना बढ़े, उससे हम इसको बचा लें। देखो ये विंड पाइप है, खाना विंड पाइप में ना आ पाए उसके लिए आप इस वाले पाथ को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। आगे चलते हैं बेटा। द कंडक्टिंग ट्यूब्स, खाना जो है वो तो अलग बात हो गई, खाना तो अब हमें यहाँ पे बात ही नहीं करनी, वो तो डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है। अगर हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से सोचते हैं तो एयर नॉस्ट्रल में गई, नोज में गई, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फूड भी फेरिंग्स में आ गया, तो हम चाहते थे कि फूड फेरिंग्स से ट्रैकिया में ना जाए, तो हमने ग्लोटिस को कवर कर दिया, जो कि ट्रैकिया की ओपनिंग थी लैरिंग्स में, बाय एपिग्लोटिस। अब एयर की बात रह गई। स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग टू मिड थोरैसिक कैविटी, उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, ट्रैकिया। जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो पोजीशन है बेटा, ये ट्रैकिया की पोजीशन है। फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा तक, अगर यहाँ सामने से मैं पीछे लाइन ड्रॉ करूंगा तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा तक जाएगी, कि अगर यहाँ पे ट्रैकिया और मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो थोरैसिक वर्टेब्रा तक जाती है। इस ट्रैकिया के अंदर ऐसे छोटे छोटे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो इसको कोलैप्स नहीं होने देते, और फिफ्थ वर्टेब्रा के लेवल पे जाकर ये इस तरीके से प्राइमरी राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड भी हो जाता है। तो डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ, प्राइमरी मतलब राइट और लेफ्ट। प्राइमरी के बाद देखो जो और आगे डिविजन्स आपको दिख रही होंगे बेटा वो सेकेंडरी, फिर और आगे डिविजन्स क्या होती हैं, टर्शरी ब्रोंकाई होती हैं। उसको कुछ इस तरीके से भी कहते हैं कि सपोजिंगली अगर कोई एक लंग का नॉर्मल सा में इमेजिन करो डायग्राम, तो वो कहते हैं मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रोंकाई अगर आ भी गई तो इसके सपोजिंगली दो लोब्स हैं, है ना। लेफ्ट लंग में जैसे जनरली वो कहते हैं दो ही लोब होते हैं। तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई जो वहां से ट्रैकिया से डिवाइड होकर आई है ना, ये ट्रैकिया था। इस प्राइमरी ब्रोंकाई के अब इस लोब में एक डिवीजन है, इसमें एक, ये तो प्राइमरी था। अभी जो हर लोब में एक एक हो गया इसको बोलते हैं सेकेंडरी, और फिर उसको लोबार ब्रोंकाई भी कहते हैं। उसके आगे जो टर्शरी ब्रोंकाई होता है सेगमेंट वाइज लोब के अंदर, उसे बोलते हैं टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई। उसके बाद आता है ब्रोंक्यूल्स। तो देखो यही पाथवे होता है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट बेटा पाई जाती है। सेकेंडरी का मैंने आपको क्या बताया, इसे कुछ टेक्स्ट में लोबार भी कहते हैं। टर्शरी का मैंने आपको क्या बताया बेटा, इसे कुछ टेक्स्ट में, ये तो लोबार ब्रोंका हो गया ना, इसे सेगमेंटल भी कहते हैं। फिर एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन भी होता है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ तक होती हैं। तो याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैकिया पे होती हों, ये भी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स में होता है, ये भी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स में है, ये भी है, ये भी है। और एनसीईआरटी एक वर्ड लिखती है जिसको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इन सब जगहों पर बेटे क्या प्रेजेंट होता है, इन सब जगहों पर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो T5 से कैसे चीज़ें बटेंगी, फिर कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बनता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, कॉकरोच के अंदर काइटिनियस होती हैं बेटा, यहाँ पे कार्टिलेजिनस होती हैं ताकि कोलैप्स चीज़ें ना कर जाएं। तो ये हमें सीक्वेंस समझ में आ गया, T5 तक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और कैसे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स इसकी हेल्प करती हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, कि सबसे ऊपर हमें यहाँ पर बेटे एपिग्लोटिस नजर आता है, लैरिंग्स नजर आता है, ग्लोटिस जो होता है वो लैरिंग्स के सेंट्रल पार्ट में होता है, ट्रैकिया नजर आता है इनकम्प्लीट रिंग्स के साथ,
फिर ट्रैकिया डिवाइड करता है तो ये प्राइमरी है, फिर आगे डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी या टर्शियरी कहलाएगा। फिर इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर और इनर, वही पुराना आउटर पेराइटल इनर वेसरल। पेराइटल वाली थोरेसिक चैम्बर के साथ कांटेक्ट में रहती है, इनर वाली लंग के सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहती है। एल्वेलाई जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होना है उससे पहले सारा कंडक्टिंग पार्ट होता है। ब्रोंकियोल जो लास्ट पार्ट है, प्लूरल फिल्ड जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है। राइट, आगे देखते हैं। देखो डायफ्राम यहाँ नीचे प्रेजेंट है। जब कॉमन सेंस है, देखो जब भी डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एडिशनल स्पेस जो है वो अवेलेबल हो जाएगा लंग्स के लिए एक्सपेंड करने के लिए। इनहेलेशन के टाइम पे यही होता है। अभी रेस्ट कर रहा है वो डायफ्राम, ये रेस्टिंग स्टेज है तो वो डोम शेप है। जब ये इनहेल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। पल्मनरी वॉल्यूम बढ़ेगी, पल्मनरी प्रेशर घटेगा और हम इनहेल चीजों को बेटा कर लेंगे, ऐसा देखा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, एल्वेलाई होते हैं थिन इरेगुलर वॉल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर्स राइजिंग फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। लंग्स के अंदर क्या क्या होता है तो देखो स्ट्रक्चर में इधर देख लेते हैं चाहे पहले हम बेटा। एक तो लंग्स में जो कैविटी है भरी हुई पानी की, प्लूरल कैविटी। उसके अलावा जो बाहर है वो पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये पूरा लंग है जो ये दिख रहा है आपको। लंग के ऊपर रिब का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, रिब्स का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि अगर ये लंग्स हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रिब्स हैं। बाहर वाली एक्सटर्नल है, अंदर वाली इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है ना। जब सरफेस के हिसाब से अरेंजमेंट देखते हैं तो यहाँ जो दिखाया गया है, ये जो ब्लू ब्लू वाला पोर्शन है ये कार्टिलेज है जिसकी मदद से अटैचमेंट हो रही है टू द स्टर्नम। सेंटर में कौन सी बोन है, ये स्टर्नम, और रिब इसके साथ अटैच हो रही है। रिब कितने पेयर की होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो इसमें से 10 दिखा रखे हैं जैसे यहाँ पे क्लियरली। तो शुरू की 7 ट्रू रिब्स होती हैं क्योंकि वह सामने वर्टिबल कॉलम से बेटा और पीछे स्टर्नम से जुड़ी, सामने स्टर्नम से और पीछे वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं। कुछ रिब्स ऐसी होती हैं जो किसी से नहीं जुड़ी होती सामने की तरफ, उसे वर्टिब्रल कहते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो पीछे वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हैं, सामने किसी एक कार्टिलेज से जुड़ी हैं, जो कार्टिलेज फिर जाके स्टर्नम से जुड़ा है, उन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। तो 3 रिब्स होती हैं, वर्टिब्रोस्टर्नल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल और वर्टिब्रल रिब्स। तो ये हम आगे हालांकि चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चले जाएंगे तो हमें ये बात भी बेटा बताई जाएगी। इंटरकॉस्टल मसल्स देखो क्या मदद करती हैं, टाइम के साथ हमें वो भी पता चलेगा। लंग्स कंप्राइज ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वेलाई। लंग्स के अंदर जो होता है बेटा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई का नेटवर्क देखा जाता है। जैसा कि अभी हम पिछले डायग्राम में देख भी रहे थे कि लंग्स के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलस होते हैं। फिर प्लूरा डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर वाली जो है बेटा वो टच में होती है थोरेसिक चैम्बर के, और इनर वाली होती है लंग्स के कांटेक्ट में। तो एक तो हमें ये यहाँ पर बेटा बहुत क्लियर होना चाहिए, ये उसने रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि पेराइटल बाहर होगा और इनर साइड पर विसरल प्लूरा होगा। इसको एग्जैक्ट डायग्राम के साथ मैच लेकिन हमें नहीं करना है। तो जो पार्ट होता है बेटा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं कि ये कंडक्टिंग पार्ट है। यहाँ पे कोई O2 CO2 एक्सचेंज नहीं होती। जहाँ एक्चुअल एक्सचेंज होती है उसे बोल देते हैं एल्वेलाई का पार्ट है, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्टिंग एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई। कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है, यानी क्या क्या फंक्शंस हो चुके होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। तो भाई मेरे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हम एयर को ह्यूमिडिफाई यानी कि मॉइस्चर दे चुके होते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैकिया के सिलिएटेड वाले जो हिस्से होते हैं वो क्लियर कर चुके होते हैं। बॉडी बाहर कोल्ड हो या ठंड हो, बॉडी को बॉडी टेम्परेचर, एयर बाहर ठंडी हो या गर्म हो, बॉडी टेम्परेचर पे लाया जा चुका होता है। ये सब इसका काम होता है। बिफोर एक्सचेंजिंग एयर को ह्यूमिडिफाई करना, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से रिमूव हटा देना फॉरेन पार्टिकल को एयर से, और एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाना बेटा, ये काम होता है कंडक्टिंग पार्ट का। रेस्पिरेटरी पार्ट का काम होता है कि अब वो जब एल्वेलाई पे पहुंच गया तो एल्वेलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में जो एक्सचेंज होना है O2 CO2 का, वो करना है किसको, रेस्पिरेटरी पार्ट को। तो ये हमें समझ में आ गया, एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है बेटे, और दूसरा जो होता है वो एल्वेलाई के पास तक गिना जाता है। कुछ टेक्स्ट बुक एक और ब्रोंक्यूल को मेंशन करते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी, बट एनसीईआरटी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करती है बेटा। आगे देखो,
एनाटमी ऑफ थोरेसिक चैम्बर, जिस चैम्बर के अंदर ये प्रेजेंट है, थोरेसिक चैम्बर में ऐसा नहीं सिर्फ यही है, इसके अलावा इसोफेगस का पूरा एरिया, चेस्ट का पूरा एरिया, ये सब भी यहीं पर होता है। हार्ट वगैरह, लंग्स वगैरह सब इसी चैम्बर में है। लंग्स आर सिचुएटेड इन एनाटमिकल एयर टाइट चैम्बर, कि एयर तक पास ना करे, इस तरीके से पेराइटल प्लूला और वो बेसिकली चिपके हुए हैं। अब अगर ये दोनों हाथ चिपके हुए हैं बेटा, तो अगर मैं नीचे वाले हाथ को नीचे ले जाऊंगा तो ये नीचे मूव करेगा, ऊपर वाले को ऊपर ले जाऊंगा तो नीचे वाला भी ऊपर मूव करेगा। कुछ वैसा ही होता है वहां पर, ध्यान से देखने पर हमें समझ में आता है। इसलिए वो लिखते हैं कि कोई भी चेंज जो थोरेसिक वॉल्यूम में होगा वो रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी वॉल्यूम में, क्योंकि चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ। एनाटॉमिकल एयरटाइट चैम्बर, क्या नाम होता है इस चैम्बर का? थोरेसिक चैम्बर इसका नाम होता है। अब इसके क्या क्या वो है बेटा, लोकेशन है। तो अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको बेटा कि लंग्स के बाहर सामने की तरफ वेंट्रली क्या होते हैं? स्टर्नम। बैक साइड पे ट्रैकिया के बेस में मैंने बात की थी, पीछे थोरेसिक वर्टेब्रा T5 तक होगा। लैटरली मतलब साइडवेज क्या है? तो साइडवेज रिब्स होती हैं। लोअर साइड पे मैंने दिखाया था डायग्राम में कि डायफ्राम अभी डोम शेप है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेटा फ्लैट हो जाएगा, तो वो डोम शेप डायफ्राम है। तो चार हमारे पास डायफ्राम्स होते हैं, डॉर्सली, वेंट्रली, लैटरली और लोअर साइड। चार सॉरी इसकी एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं। कोई भी चेंज होएगा तो वो साफ साफ रिफ्लेक्ट करेगा। ये लैटरल पार्ट दिखाया गया है रिब्स का बेटा, है ना। ये स्टर्नम के हिस्से दिखाए गए हैं, बट स्टर्नम के हिस्से एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं पूछे जाते। ये फ्लोटिंग रिब्स दिखाई गई, यानी वो जो सिर्फ वर्टिबल कॉलम से अटैच होती हैं, सामने वो किसी पार्ट से अटैच होती ही नहीं है। तो ये हमें एनाटॉमी समझ में आ गई भाई। फिर बेटा मैकेनिज्म ऑफ एयर वॉल्यूम क्या है? तो कहते हैं एनाटॉमिकल सेटअप इस तरीके से है बेटा कि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम नहीं बदल सकते हैं। वी आर रिले ऑन चेंजिंग द थोरेसिक वॉल्यूम। अगर हम थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बदलेंगे या थोरेसिक वॉल्यूम को बदलेंगे बेटा, तो ऑटोमेटिकली हमारी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, जैसे मैंने समझा था, एकदम चिपके हुए एयर टाइट सिचुएशन है। एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग मैकेनिज्म। फिर स्टेप्स क्या होते हैं भाई? तो पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग, सांस लेना। तो एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, राइट। फिर और CO2 रिच एल्वुलर एयर को हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। डिफ्यूजन क्या है? कि गैसेस डिफ्यूज अक्रॉस मेम्ब्रेन, गैसेस डिफ्यूज अक्रॉस मेम्ब्रेन। कि जब अंदर हमने इनहेल करा बेटा चीजों को, तो हमने एक बहुत कॉमन सी बात देखी कि हम चीजों को डिफ्यूज कराएंगे। ये यहाँ पर O2 होना चाहिए था बेटा, हम O2 इनहेल करते हैं और हम CO2 एग्जिट करते हैं, यहाँ CO2 होना चाहिए डायग्राम के अंदर, यहाँ CO2 होना चाहिए। तो एक तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए बेटा, इसको यहाँ पे नहीं रखना है, इसकी हमारे को लगता है एनसीईआरटी के हिसाब से कोई जरूरत है, सेकंड स्टेप पे हमने लिख ही दिया है ना। तो भाई एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, डिफ्यूजन के अंदर गैसेस डिफ्यूज करती हैं अक्रॉस एल्वेलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तीसरा, गैसेस ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। अब जो O2 आपने इनहेल कर ली है बेटा, उस O2 को ब्लड का भी कौन सा कंपोनेंट? सेलुलर कंपोनेंट RBC, उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का पार्टिकल होगा, वो उस गैस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है वो लेता है, राइट। इसमें भी ये एरो ऐसे कर देते हैं। फिर देखो डिफ्यूजन टिश्यूज, तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाएगा भाई, देखो ये हम इससे ऑक्सीजन दे रहे हैं किसको? टिश्यू को। हम इससे ऑक्सीजन दे रहे हैं किसको? टिश्यू को। तो हमने ऑक्सीजन दे दिया टिश्यू को, ऑक्सीजन दे दिया तो टिश्यू ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करा। टिश्यू के पास एक ऑर्गेनेल थी जिसका नाम था बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम था बेटा जिसका? जिसका नाम था बेटे माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करा? O2 का इस्तेमाल कर लिया, CO2 को रिलीज कर दिया। CO2 को रिलीज कर दिया कौन सी साइकिल? क्रैब साइकिल, जो हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ी थी। सेल यूजेस दिस फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन, रिलीजेस CO2, और बॉन्ड तोड़ते हैं जब हम CC बॉन्ड और CO2 रिलीज होता है, उसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने रेस्पिरेशन प्लांट में सीखी थी। तो 5 स्टेप्स होते हैं, सांस का लेना, डिफ्यूजन का आपस में होना, फिर CO2 बाहर निकल जाएगा बॉडी से, O2 माइटोकॉन्ड्रिया को मिलेगा, वो उसको एनर्जी में तोड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलने से पहले क्या होगा? उसे सेल तक पहुंचाया जाएगा वाया ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन, तब जाकर वहां पर वो एक्सचेंज बेटा हमें दिखाई देगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, 2 रास्ते हैं बेटा। एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करना इज इंस्पिरेशन,
और एक्सेल करना इज एक्सेलेशन, ये इंस्पायर कर रहे हैं हम, है ना। और ये बेटा इस केस में अगर यहाँ ये ऐसे एरोज होने चाहिए थे, ये हम एक्सेल करना चाह रहे हैं। अच्छा ये दूसरी एरोज हैं, ठीक एरोज हैं, है ना। वो देखो ये दिखाना चाह रहा है हमें यहाँ पर, जो समझ पा रहा हूँ मैं इनके डायग्राम से बेटे, वो हमें ये दिखाना चाह रहा है कि ये इनहेलेशन हो गई, ये एक्सेलेशन हो गई। एक्सेलेशन के टाइम पर जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ आएंगी, तो ये वाली एरो दिखाई उसने हमें। एक्सेलेशन के टाइम पे ये सारी एरोस अंदर आती हैं, क्योंकि पल्मोनरी वॉल्यूम घटती है, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है। इनहेलेशन के टाइम पर बेटे ये सारी एरोज ऐसे जाएंगी, अगर वो रिप्रेजेंटेशन हम करना चाहेंगे यहाँ पर, तो ये सारी एरोज बाहर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ती है इस केस में, और पल्मोनरी वॉल्यूम हमारी बढ़ती है तभी पल्मोनरी प्रेशर घटता है और एयर अंदर आ पाती है। द ड्राइविंग फोर्स, तो प्रेशर ग्रेडियंट का सारा गेम होता है, जब अंदर वॉल्यूम बढ़ जाती है तो प्रेशर घटता है किसी भी सरफेस में। अगर पहले मान लीजिए ऐसा सोच लेते हैं, सिंपल सी बात है कि ये एक सर्कुलर चीज है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर बेटा पहले 1 लीटर एयर थी, पहले इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर 1 लीटर एयर थी। अब इसी सर्कुलर स्ट्रक्चर को मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा, और अब भी 1 लीटर है। तो ये जो वॉल पे प्रेशर लगा रही होगी एयर, ये पहले केस में कम लगा रही होगी और दूसरे केस में ज़्यादा लगा रही होगी। तो एयर हम उतनी रख के सोचते हैं कि हमने वॉल्यूम बढ़ा दी है तो प्रेशर वॉल्स पे कम हो जाता है, अंदर प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर का प्रेशर जो पहले बैलेंस में था वो कंपैरेटिवली अंदर वाले से ज़्यादा देखा जाता है। इसी को बोलते हैं कि हमने क्या बना दिया है भाई, इसी को बोलते हैं कि हमने एक प्रेशर ग्रेडियंट बना दिया है। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है हाई टू लो का बेटा, इसे ही ड्राइविंग फोर्स कहा जाता है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स तक पहुंच जाती है। मूवमेंट ऑफ एयर इन टू ऑफ द लंग्स इज कैरिड बाय प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। फिर क्या होता है, तो देखो सिंपल सी बात है, लोअर प्रेशर अंदर की तरफ होना चाहिए, हायर प्रेशर बाहर होना चाहिए, तभी चीजें होंगी। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विद इन द लंग्स मैंने पहले समझाया आपको, कम होगा तो इट शुड बी लोअर देन एटमॉस्फेरिक। अंदर नेगेटिव प्रेशर है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगी। जैसे हम फ्रूटी वगैरह कुछ भी पीते हैं तो हम स्ट्रॉ को अपने मुंह में दबाते हैं तो अपने आप ही अपनी तरफ उस फ्लूइड की मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर बना देते हैं। बिल्कुल सेम ही सिचुएशन बेटे यहाँ पर भी देखी जाती है। एक्सपिरेशन अकर्स व्हेन, एक्सपिरेशन कब होगी भाई, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम मूव करेंगे। इस बार लंग्स में प्रेशर लेकिन ज़्यादा है, उल्टा हो रहा है, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इस वक्त ज़्यादा होगा, बाहर कम, तभी हाई टू लो चीज़ें बेटा मूव करेंगी। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। फिर मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं जब हमें इनहेलेशन करनी होती है, तो एक तो मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है, और उसके अलावा बेटा 2 मसल्स और हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल, राइट। अब जो इसमें से एक्सटर्नल ट्रैकिया है, ये रिब्स हैं, ये लंग्स हैं, ये सब नाम उसने हमें दे रखे हैं। बाहर के सरफेस पे एक्सटर्नल, अंदर के सरफेस पे इंटरनल। ये डायफ्राम की मसल भी दे रखी है उसने डायग्राम में है। याद रखने वाली बात ये होती है बेटा कि एक तो एक्सहेलेशन में कोई मसल, जनरली नॉर्मल एक्सहेलेशन में कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती ही नहीं है। इनहेलेशन के दौरान एक तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो नीचे बढ़ जाता है, तो यानी ये वाला स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लंग्स नीचे आ जाएंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल क्या करता है, बाहर है, ये उठा के इन रिब्स को बाहर की तरफ पुल कर देता है। तो फिर से एक ने तो इस एक्सेस में बढ़ा दिया, इस वाली एक्सेस में स्पेस बढ़ा दिया, दूसरा इस एक्सेस में बढ़ा देगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। डायफ्राम जिस एक्सेस में बढ़ाता है उसको बोलते हैं एंटेरो पोस्टीरियर एक्सेस, और इंटरकॉस्टल वाली को बोलते हैं कि ये वॉल्यूम जो बढ़ाता है बेटा, ये बढ़ाता है डोर्सो वेंट्रल एक्सेस में। और दोनों से वॉल्यूम बढ़ती है, बस जब एक्सहेलेशन होनी होगी बेटा तो ये दोनों वापस बस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, हमारी एक्सहेलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखो आगे मैकेनिज्म। रोल ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने से वॉल्यूम बढ़ेगा। कौन सी एक्सेस में, मैंने अभी आपको समझाया था, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सेस में वॉल्यूम बढ़ता है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखो फिर क्या होगा,
और इंटरकॉस्टल का क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल देखो काम करती है, रिब्स और स्टर्नम को बाहर की तरफ मूव करती है, एनसीईआरटी में क्लियरली दिखाया भी जाता है। दिस कॉज एन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल। बस पॉइंट इतना ही होता है कि दोनों में जो है हमारी वॉल्यूम बढ़ना हमारा मेन टारगेट होता है बेटा। वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर घटता है और हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, इनहेल कर पाते हैं। रिब्स दिख रहा है, स्टर्नम दिख रहा है। इंस्पिरेशन का सीक्वेंस क्या है, तो ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गई, थोरैसिक और पल्मरी तो साथ साथ होती है, हमने पढ़ लिया था, एयर टाइट होती तो पल्मरी बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ी बट एयर उतनी रही तो प्रेशर घट गया, इंट्रापल्मनरी प्रेशर घट गया। ऐसा होने से अंदर प्रेशर नेगेटिव हो गया, बाहर प्रेशर पॉजिटिव था, तो ऑटोमेटिकली एयर आउटसाइड से इनसाइड की तरफ बेटा आ जाती है। तो देखो यही हमें यहाँ पर समझाया जाता है कि ऐसा करने के लिए क्या करना है, हमें थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करना है ताकि पल्मरी वॉल्यूम बढ़े, पल्मरी कैविटी बढ़े, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाना चाहिए किससे, लंग्स के प्रेशर से, तभी एयर बेटा अंदर आती है, फिर एयर फ्लोज इन। एक्सलेशन करना है तो जनरली जैसे मैंने आपको कहा था बेटा, हम कोई नई बात नहीं करते, बहुत सिंपल होता है कि डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा तो जो वॉल्यूम बढ़ी थी वापस नॉर्मल हो जाएगी, राइट। और स्टर्नम भी वापस आ जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल रिलैक्स कर जाएगी, जिसके कारण अब जो एडिशनल एयर तुमने ली थी वो 1 लीटर से बढ़ के 2 हो चुका है, बट स्पेस तुम घटाना चाहते हो तो प्रेशर बढ़ेगा, उल्टा हो गया पहले वाले केस का। इसको बोलते हैं एक्सलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सलेशन। डायफ्राम वापस आ जाता है तो एपी एक्सेस छोटी हो जाती है, थोरैसिक वॉल्यूम ये जो डॉर्सोवेंट्रल में बढ़ा था वो भी छोटा हो जाता है, लेकिन एयर अब तुम एडिशनल ले चुके होते हो तो एयर की वॉल्यूम जो होती है वो बढ़ जाती है, स्पेस कैविटी का कम हो गया तो अंदर प्रेशर ज़्यादा फील होने लगता है। ऐसा नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए समझाया जाता है, और रिजल्ट क्या होगा बेटा, एयर इसमें एक्सपेल हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस सेम ही हो गया बेटा कि प्रेशर बढ़ेगा तो एयर एक्सेल हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा, एक्सलेशन, वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा, इनहेलेशन। एक तरफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है का कॉन्ट्रैक्शन है, दूसरी तरफ रिलैक्सेशन है। जब कॉन्ट्रैक्शन है इसका मतलब वो पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव कह रहा हूँ सॉरी, एक्टिव प्रोसेस है, और जब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है इसका मतलब वो प्रोसेस क्या है बेटा, पैसिव प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो फोर्स्ड ब्रीदिंग क्या होती है भाई, जब हम जोर से सांस लेते हैं, जब हमें ऐसे खींच के सांस लेनी होती है तब इसका काम आता है। इसमें एडिशनल मसल्स एक तो एब्डोमेन की यूज होती है जब हम जोर से सांस लेते हैं, और साथ में इंटरनल इंटरकॉस्टल भी यूज हो जाती है जो नॉर्मली यूज नहीं होती। ह्यूमंस जो होते हैं बेटा वो 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं नॉर्मली। जिस मेथड से हम लोग मेजर करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं कि कितनी एयर हमने इनहेल या एक्सेल करी, उसको कहते हैं स्पायरोमीटर। जैसे ब्लड प्रेशर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा उसे हम कहते हैं स्पाइगोमेनोमीटर। तो फोर्स ब्रीदिंग में एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल, ब्रीदिंग रेट 12 से 16, मेजरमेंट करेंगे तो किससे करेंगे, हम स्पायरोमीटर से मेजर करेंगे बेटा। ये देखो यहाँ पर वही दिखा रखा है, स्पायरोमीटर वगैरह की बात समझाने की कोशिश करी गई है, ब्रीदिंग रेट दिखाई गई है। फोर्स ब्रीदिंग में देखो एब्डोमेन की मसल्स का यूज दिखाया गया है। टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मली हम पर मिनट एयर यूज करते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ये ना, हाँ, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर ब्रेथ नॉर्मली। तो पर ब्रेथ होती है 500 ml, लेकिन हमारे पास है कितनी, तो हमने बता दिया था कि 1 मिनट में 12 से 16 बार करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 या 16 से तो वैल्यू आ जाएगी ये 6000 to 8000 ml पर मिनट वॉल्यूम। इसको टाइडल वॉल्यूम भी जैसे लंग्स में दिखाया गया है कहा जाता है। दूसरी वॉल्यूम जो हमारे पास होती है वो होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि नॉर्मल की जगह अगर मैं फोर्सफुल इनहेलेशन कर लूं तो मेरे पास कितनी एयर आ सकती है, तो ये आ सकती है पर ब्रेथ, इतनी एक्स्ट्रा ले सकता हूं मैं। ये पर ब्रेथ होती है, ध्यान रखना एनसीईआरटी में लिखा नहीं जाता। नॉर्मली फोर्सफुली कितनी एक्सहेल कर सकता हूं, ये भी पर ब्रेथ होती है, ठीक है। कितनी एक्सहेल कितनी इनहेल, सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं है यार कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा कि कैसे होगा, है ना। ये एरोज शायद डायग्रामेटिकली अपने से उल्टे बन गए हैं, इन एरोज का आप ध्यान रखिएगा। ये बाहर की तरफ दिखाने की कोशिश करनी चाहिए हमें,
और ये हमें अपर की तरफ, लोअर की तरफ दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। नॉर्मल भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो। बट ये एरोज, अच्छा ये एरोज दिखा बेटा मेरे को ध्यान से, ये एरोज इनहेलेशन एक्सहेलेशन को ना रिप्रेजेंट करके ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ग्राफ बना है बेटा, जब हम इनहेल एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारी वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाएगी, और जब हम एक्सहेल एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारी वॉल्यूम, प्रेशर जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है बेटा, वो नीचे की तरफ ज़्यादा हमें फील होता है। उसको देखकर ये ग्राफ्स यहाँ पर बनाए गए हैं। इन्हीं को जोड़कर एक और वॉल्यूम होती है रेजिडुअल, कि मैंने अगर फोर्सफुली एक्सहेल करा बेटा तब भी मेरी लंग्स के अंदर कितनी एयर हमेशा रह ही जाएगी इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सहेलेशन, उसको बोलते हैं हम क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। कि फोर्स करने के बाद भी कितनी एयर रह जाती है लंग्स में। ये 100 ज़्यादा होती है किससे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। वो 1000-1100 थी, ये 1100-1200 होता है। बहुत बार इस चक्कर में नीट के अंदर बच्चे का क्वेश्चन गलत होते हुए देखा गया है, क्योंकि बच्चा सही टाइम पे सही ऑप्शन को पिक ही नहीं कर पाता, उससे गलती हो जाती है। आपको ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इन वॉल्यूम्स को ऐड करके हम कैपेसिटीज बता सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको फर्स्ट कह दूं टाइडल वॉल्यूम को, और इसको सेकंड कह दूं, और इसको क्या कह दूं, सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं जोड़ देता हूं बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड जुड़कर एक कैपेसिटी बन जाते हैं, उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, 2500 ये है, जोड़ दो। और इसको अगर मैं थर्ड कह दूं, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़कर बोल देते हैं हम लोग एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। तो ये आपको दोनों कैपेसिटीज पता होनी चाहिए। ये सिंपल है इसलिए इसको हमने अलग से नहीं लिखा है। और कैपेसिटीज होती हैं जैसे कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कि भाई अगर मैंने नॉर्मली एक्सहेल करा है तो मेरे शरीर में कितनी रेजिडुअल वॉल्यूम रहनी चाहिए। एक तो वो रहनी चाहिए जो हमेशा ही रहती है, चाहे मैं फोर्सफुल कर लूँ आरवी, और एक वो अगर मैंने फोर्सफुल नहीं करा होता तो वो भी लंग्स का हिस्सा ही होती, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यही तो थी ना बेटा, कि वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल बाय फोर्सफुल एक्सहेलेशन। लेकिन अगर मैंने फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं करा होगा तो ये लंग्स के अंदर ही रहेगी, और जो फोर्सफुल के बाद भी रहती वो तो रहेगी अगर नॉर्मल एक्सहेलेशन है तो। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज। मैथमेटिकल प्लस माइनस आप कर लीजिएगा, बहुत बार इस पे मैथमेटिकल प्लस माइनस के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। फिर होता है, ये वाली बात हो गई भाई है ना फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की। देखो सेम ही बात दोबारा समझाई गई है आपको। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, देखो है ना, ये आईआरवी देखो ऊपर है इसलिए वो एरो का डायग्राम वैसे था, ईआरवी नीचे है। फिर हमें समझाया जाता है मैक्सिमम वॉल्यूम पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सहेलेशन, और उल्टा कह दो ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इनहेलेशन। जब आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कह रहे थे तो आप कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए नॉर्मल एक्सहेलेशन, बस नॉर्मल की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया, फोर्स्ड। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में कह रहे थे पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशन, फिर से वर्ड क्या यूज कर दिया, फोर्स्ड। नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन की जगह आपने फोर्स्ड वर्ड का इस्तेमाल कर दिया होता है। वाइटल का मतलब जो फंक्शनल होती है, तो आरवी को छोड़कर तीनों वॉल्यूम्स इसमें आ जाती हैं। कौन कौन सी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी। सोचो कि मेरे को ब्रीद इन करना है आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सहेलेशन, तो फोर्स्ड एक्सहेलेशन में मैंने क्या क्या निकाल दिया होगा, फोर्स्ड एक्सहेलेशन में मैंने ईआरवी निकाल दिया होगा, है ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम तो गया ही होगा भाई, वो तो नॉर्मली जाता ही है। दोनों गए तो मैं लूंगा क्या, इन दोनों को तो जो निकला है वो तो भरना ही पड़ेगा, प्लस और क्या ले सकता हूं जो मैं फोर्सफुली इनहेल कर सकता हूं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसलिए यहां पर बेटा ये वाली वैल्यू लिखी जाती है। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, जिसमें चारों वॉल्यूम्स एक साथ आ जाएं, कि फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद मेरी लंग में क्या क्या होगा। तो एक तो ये वॉल्यूम है जो हमेशा ही रहती है भाई आरवी, वो तो कहीं जा नहीं रही। फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर रहा हूं तो टीवी और आईआरवी आ जाएगी, और फोर्स्ड एक्सहेलेशन मैंने करी नहीं तो ईआरवी कभी बाहर ही नहीं गई होगी। तो इसलिए चारों वॉल्यूम्स बेटा मेरे को यहाँ पर मिल जाती हैं।
कई बार इनके बेस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश भी करी गई है, तो आपको वो बात पता होनी चाहिए। जैसे देखो वाइटल कैपेसिटी में तीनों वॉल्यूम्स आ रही थी, ये कौन सी तीनों आ रही थी वाइटल कैपेसिटी में, अगर आपको ध्यान हो तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर बेटा ये तीनों आ रही थी, इसलिए या तो ये तीनों लिख दो, कहाँ गया ये रहा, या इन तीनों की जगह एक ही वर्ड लिख दो वाइटल कैपेसिटी, और साथ में आरवी को एज इट इज हम रहने दें, वो हमारी चॉइस है। तो हमें लंग्स और कैपेसिटीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कौन कौन सी कैपेसिटी है, कैसे कैसे होती है बेटा। समरी की बात आ गई, ब्रीदिंग प्रेशर ग्रेडियंट से होता है, एपी एक्सेस, डोर्सोवेंट्रल एक्सेस वगैरह, टाइडल वॉल्यूम वगैरह। गैस एक्सचेंज कहाँ होती है, तो एल्वेलाई पर होती है। एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, बिल्कुल ठीक बात है, और लिम्फ के थ्रू होता है, इसलिए हमारा सर्कुलेशन क्लोज कहलाता है कि हमारा ब्लड डायरेक्टली कभी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में बेटा नहीं आता है। O2 और CO2 सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होते हैं, हाई टू लो प्रेशर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का सारा गेम चलता है। O2 हमें मिल जाता है, CO2 हम रिटर्न कर देते हैं। प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो यही होता है। सॉल्युबिलिटी, अगर ज़्यादा सॉल्युबल होंगे तो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज करोगे, तो अभी आप आगे पढ़ोगे कि CO2 की सॉल्युबिलिटी जो होती है बेटा, वो O2 की सॉल्युबिलिटी से 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। थिकनेस, मेम्ब्रेन अगर ज़्यादा मान लीजिए थिक है और एक मेम्ब्रेन थिन है, तो इसके थ्रू डिफ्यूजन थोड़ा फास्टर होगा एज कंपेयर टू द अदर वन। तो ये देखो यही समझाया, ग्रेडियंट हाई टू लो, इधर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, इधर कम है, तो ऐसे ही जा रहे हो। सॉल्युबिलिटी CO2 की ज़्यादा है, तो देखो CO2 के मॉलिक्यूल ज़्यादा दिख रहे हैं। थिकनेस की बात करोगे तो देखो अगर ये मॉलिक्यूल पतला सा है और ये मॉलिक्यूल बहुत मोटा है, तो इधर कम ही मॉलिक्यूल्स पहुंच पाएंगे और इधर बहुत सारे पहुंच गए होंगे। तो थिकनेस, सॉल्युबिलिटी, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर कि टोटल प्रेशर 760 mmHg है अगर एटमॉस्फेयर में, तो इंडिविजुअल प्रेशर कितना है गैस बाय गैस। तो PO2 वाले को पार्शियल प्रेशर PO2, CO2 वाले को पार्शियल प्रेशर CO2 कहा जाता है। ग्रेडियंट बॉडी में इस तरीके से बनता है बेटा कि CO2 तो टिश्यू से कहाँ चला जाए, एल्वेलाई पर, और O2 जो है वो एल्वेलाई से कहाँ जाए, टिश्यू पर। देखो दिख रहा होगा आपको, है ना। ये ग्रेडियंट बनता ही कुछ इस स्टाइल से है हमारी बॉडी में। तो ये प्रेशर होता है, उसका रीजन भी देखो सिंपल सा है कि एल्वेलाई पे प्रेशर O2 का कितना है 159, टिश्यू पे कितना है 40, तो ये इसी डायरेक्शन में रहेगा। CO2 का प्रेशर यहाँ है 45, यहाँ है 40 या 0.3 बेसिकली, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ही रहता है। एयर से देखो इधर गया कहाँ, यहाँ 1 से गया 2 पे, थोड़ा सा कम हुआ, फिर डीऑक्सीनेटेड तो जाएगा नहीं, एल्वेलाई से जाएगा ऑक्सीजनेटेड, तो देखो यहाँ पर हुआ 3, और फिर टिश्यू पे जाएगा 40, तो 1 2 3 4 ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। टिश्यू से जब उल्टा जाएगा तो इसको 1 कह दिया। दूसरे नंबर पे 45 है, तो देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो बना ही था, तो ये भी 45 ही है। एल्वेलाई में कितना है 40, और फिर कितना है 0.3। तो इसलिए जो सीक्वेंस होता है O2 CO2 का बॉडी में, वो बहुत क्लियरली दिखाता है पार्शियल प्रेशर का सीक्वेंस, कि चीज़ें O2 की जो है बेटा वो मूव करेंगी एयर से टिश्यू, और CO2 की मूव करेंगी कहाँ, टिश्यू से एयर। आगे चलते हैं। यही एनसीईआरटी के अंदर भी डायग्रामेटिकली समझाया जाता है, जो बात मैंने अभी आपको समझा दी कि टिश्यू पे O2 CO2 क्या होगा, आर्टरी में क्या होगा, एयरवेयर में क्या होगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो एल्वेलाई के अंदर 104 है, बिल्कुल ठीक है, आर्टरी में 95 है, टिश्यू में 40 है, तो देखो यही सीक्वेंस रहेगा। CO2 टिश्यू में 45 है, ब्लड वीनस 45 है, एल्वेलाई 40 है, और एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 है, तो इनका सीक्वेंस रिवर्स डायरेक्शन में रहना ही रहना है। ये O2 आते हुए CO2 जाते हुए भी उसने दिखा दिया है आपको। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई, इसमें भी यही समझ में आता है। देखो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो कोई मुश्किल बात नहीं होती कि एल्वेलाई में 104 40 है, इधर पल्मनरी वेन है, O2 लेकर जा रही है, यहाँ 95 है देखो वैल्यू, यहाँ 104 थी, और यहाँ वैल्यू है O2 की 40, तो ये वाला सीक्वेंस बिल्कुल सेट हो रहा है। इधर 45 PO2 की है, इधर 40 और एटमॉस्फेयर में 0.3, तो ये सीक्वेंस भी बिल्कुल सेट होता है। तो ये वही समझा रहा है बेटा आपको कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस तरीके से है कि O2 CO2 का ट्रैवलिंग ही O2 का एल्वेलाई की तरफ होना है और CO2 का बाहर की तरफ होना है। सॉल्युबिलिटी फैक्टर की अगर बात करते हैं तो देखो साफ दिख रहा है CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल, इसलिए CO2 के मॉलिक्यूल से ज़्यादा है डिजॉल्व्ड फॉर्म में।
डिसॉल्व होने का मतलब होता है कि वो घुल गया है उसके अंदर, पर वो कन्वर्ट नहीं हुआ है किसी और मॉलिक्यूल में। CO2 प्लाज्मा में घुलने के बाद भी CO2 की फॉर्म में ही प्रेजेंट है। डिफ्यूजन में देख लो बेटा, सिंपल सी बात है, देखो CO2 ज्यादा डिफ्यूज कर गया है क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किन तीन चीजों की बनी होती है जिसके अक्रॉस चीजों को जाना है? तो देखो एल्वेलाई से एकल पल्मोनरी कैपिलरी तक जाना है, तो एक स्ट्रक्चर एल्वेलाई का होगा, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। एक कहाँ गया, हाँ, एक पल्मोनरी कैपिलरी का होगा, वो एपिथेलियम जो ब्लड वेसल्स को लाइन डाउन करता है उसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। तो उसका एंडोथेलियम, और हमेशा एपिथेलियम या एंडोथेलियम के पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। इन दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। तीनों मिलाकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखोगे बेटा कि देखो रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर के पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं एंडोथेलियम, है ना। ये लेबलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ये येलो वाला बेसमेंट सब्सटेंस है, इसको ऐसे कर देते हैं, एक आधी बार ध्यान नहीं रहता, फिर डायग्राम्स वगैरह के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है बेटा। ये जो डायग्राम है बेटा, ये जो ये दिखाया गया है, ये वाली लेबलिंग तो है हमारी एंडोथेलियम की, और ये वाली लेबलिंग है येलो वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो देखो अंदर जो है वो एंडोथेलियम आता है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है येलो वाली, और फिर ये पर्पल सी वाली स्क्वैमस एपिथेलियम आती है। वे उसने लिखा है स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर येलो वाला बेसमेंट, और फिर आता है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इन तीनों की थिकनेस जो है, इस पर्पल प्लस येलो प्लस ये जो एंडोथेलियम है ब्लड कैपिलरी का, इन तीनों की थिकनेस जो है बेटा वो मिलाकर भी 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन अराउंड द एंडोथेलियम, तो दोनों के बीच में हो गई वो। इनके टोटल थिकनेस जो है बेटा 1 मिलीमीटर से भी कम की होती है, इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर, ये हमेशा देखा जाता है। कंक्लूजन क्या है कि बॉडी में सारे फैक्टर्स, चाहे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, वो सब यही दिखाते हैं हमें कि चीज़ें O2 जाएगा एल्वेलाई की तरफ और CO2 जाएगा बेटा, O2 जाएगा एल्वेलाई से टिश्यू की तरफ और CO2 रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। फिर देखिए ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो कहते हैं भाई जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है बेटा वो 97% RBC के थ्रू होता है वया फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% डिजॉल्व स्टेट यानी अनचेंज स्टेट होता है बट डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, वैसे जाता है। CO2 के साथ बाइकार्बोनेट होता है 70%, ये रहा, प्लाज्मा के थ्रू ही जाता है बेटा ये, एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती इसको। आरबीसी के अंदर एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, जैसा बायोमोलिक्यूल में बताया गया था कि 10 मिलियन टाइम फास्ट हो जाता है जब भी एंजाइम होता है। तो प्लाज्मा में भी ये प्रोसेस होता रहेगा बट थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिवली। 25% हीमोग्लोबिन के साथ कन्वर्ट बाइंड करके करता है वो, जैसे कि HB कर रहा था, बट यहाँ बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा। ये भी नीट में बहुत बार पूछा गया है, कार्बोक्सी नहीं है, कार्ब अमीनो है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब होगा बेटा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। और 7% ट्रैवल करता है ये वाला डिसॉल्व स्टेट में, जैसे ये 3% ट्रैवल करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये कैसे होगा भाई, तो बोलते हैं देखो हीमोग्लोबिन लेकर जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के तरह, रिवर्सिबल मैनर में होता है क्योंकि टिश्यू पर जाकर इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन छोड़ना भी है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है तो इसे सैचुरेटेड बोलते हैं, जब ही अलग हो जाता है बेटा तो इसे अनसैचुरेटेड कहा जाता है। ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4, पार्शियल प्रेशर के हिसाब से बाइंडिंग होती है। एल्वेलाई पे पार्शियल प्रेशर 95 था या 104 था, और टिश्यू पे जाके 40 रह जाने वाला है, तो ऊपर बाइंड हो रहा था और नीचे रिलीज हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर के अंदर बाइंडिंग दिखाई गई है। सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है जब मैं सैचुरेशन को प्लॉट करता हूं किसके अगेंस्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट। और ऐसा देखा जाता है कि 27 mmHg पर ही 50% सैचुरेशन हो गई है हमारे किसकी, यानी दो मॉलिक्यूल जो 77 mmHg पर ही HB के साथ बाइंड हो जाएंगे, बट हमारे पास प्रेशर कितना है भाई 95। पर याद रखना 100% सैचुरेशन तब भी नहीं है। हम कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो सैचुरेशन की लेवल है बेटा वो 96-97 ही होती है, क्योंकि 100% करने के लिए ऐसा एस्टिमेट है कि 140 mmHg का प्रेशर चाहिए, उतना कभी भी अवेलेबल होता ही नहीं है, राइट। जो भी चीज हमें इस सैचुरेशन की तरफ लेकर जाएगी, इसका मतलब होगा कि आप हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जोड़ रहे हो,
जोड़ रहे हो तो यानी टिश्यू को आप नहीं दे रहे हो। वो जोड़ना एल्वेलाई की तरफ होता है जनरली, और रिलीज करना टिश्यू की तरफ होता है। तो अभी आप देखो कि जो जो फैक्टर्स एल्वेलाई पर होंगे वो फैक्टर्स जनरली सैचुरेशन की तरफ लेकर जाएंगे, है ना, राइट साइड पर लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड पर सॉरी लेकर जाएंगे, लेफ्ट एक्सेस की तरफ। और जो जो फैक्टर्स टिश्यू पर होंगे, जैसे CO2 का ज़्यादा होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा होना, वो सब फैक्टर्स राइट साइड पे कर्व को लेकर जाएंगे। और राइट साइड का मतलब है सैचुरेशन से दूर लेकर जाएंगे, यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिलीज करवाएंगे या अनलोडिंग करवाएंगे। देखो तो कहते हैं इस कर्व में ये फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये बढ़ेगा तो अनलोडिंग होगी, यानी कर्व राइट को आएगा। ये बढ़ेगा तो भी अनलोडिंग होगी, ये बढ़ेगा तो भी अनलोडिंग होगी। देखो लिखा भी है, अगर ये सेंट्रल कर्व है तो राइट शिफ्ट होने का मतलब है लोअर एफिनिटी। लोअर एफिनिटी का मतलब है अब आप छोड़ रहे हो ऑक्सीजन को, आप अपने पास रख नहीं रहे हो। हायर एफिनिटी का मतलब होता है आप ऑक्सीजन को नहीं छोड़ रहे हैं, आप ऑक्सीजन को अपने पास पकड़ कर रखे हैं, यानी आप सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। राइट शिफ्ट जो है बेटा वो उन फैक्टर्स के थ्रू होगा जो फैक्टर्स टिश्यू पर होंगे। ये सारे फैक्टर टिश्यू पर होते हैं, और इनका अगर उल्टा कर दूं, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं एल्वेलाई पर। तो एल्वेलाई वाले फैक्टर्स लेफ्ट लेकर जाएंगे और ये राइट लेकर जाएंगे। देखो एल्वेलाई में हाई PO2 है, ये है, ये है, ये है, तो ये सब एसोसिएशन कराएंगे, सैचुरेशन बढ़ाएंगे। टिश्यू में उल्टा है बेटा, तो ये सब डिसोसिएशन कराएंगे। देखो ये रिलीज करवा रहे हैं ऑक्सीजन को, और वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करा रहा था। ऑक्सीजन डिलीवरी कैसे होती है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा कि अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अगर 100 ml ब्लड ट्रैवल कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो उससे सिर्फ 5 ml ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए देखो, और टोटल मान लो कितना था, तो टोटल कहते हैं 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ऐसे कैलकुलेशन कराई जाती है, वैसे बता रहा हूं आपको कि इतना हीमोग्लोबिन होता है भाई। और कहते हैं एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 1.34 ml ऑफ O2 से बाइंड करता है, तो 16 ग्राम करीब करीब 20 ml से बाइंड करता है। 20 में से 5 आपने दे दिया, 15 आपने अभी भी बचा लिया, यानी अभी भी सैचुरेशन है 75% की, चाहे ब्लड क्या हो, वीनस ब्लड ही क्यों ना हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। CO2 में देखते हैं बेटा, तो देखो हीमोग्लोबिन ही लेकर जाएगा ऐसे कुछ, तो कार्बामिनों की फॉर्म में हमने पढ़ा था, है ना। टिश्यूज पर होगा, तो टिश्यू पर ऑक्सीजन तो छूट रहा था, तो CO2 बाइंड होगा, उल्टा होगा उसका बिल्कुल। एल्वेलाई पे O2 बाइंड होगा तो CO2 क्या होगा, छूटेगा, क्योंकि वहां पे CO2 का प्रेशर कम होगा, O2 का प्रेशर ज्यादा होगा। RBC के अंदर एक एंजाइम होता है जो फटाफट CO2 और वाटर को जोड़कर बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। गड़बड़ बस ये होती है, बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाता है और उसकी जगह अंदर कौन आ जाता है, क्लोरीन। इसे कहते हैं हैम्बर्गर फिनोमेना। और इस बाइकार्बोनेट फॉर्म में ही 70% CO2 बेटा ट्रैवल करता है। तो CO3 HCO3 बाहर, क्लोरीन अंदर। ये फिनोमेना रिवर्स हो जाता है जब चीज़ें टिश्यू पर पहुंचती हैं, है ना। तो 70% बाइकार्बोनेट की तरह चला गया, 20 to 25% ऑक्सीजन के साथ चला जाता है बेटा, और माइन्यूट क्वांटिटी होती है कार्बनिक हाइड्रेट्स की प्लाज्मा में भी। तो 7% जो होता है वो डिसॉल्व स्टेट में भी जाता है CO2 प्लाज्मा के थ्रू। ये तो अलग ही बात है, पर ये भी ध्यान रखना कार्बनिक अनहाइड्रेस थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा कहाँ पर प्रेजेंट है, RBC के अंदर ही प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है बेटा। मैकेनिज्म ऑफ CO2 एक्सचेंज, तो देखो टिश्यू पे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि CO2 गया, बाइकार्बोनेट बाहर हुआ, क्लोरीन उसकी जगह अंदर आ जाता है। तो हाई PaCO2 ड्यू टू कैटाबोलिज्म, O2 के बदले CO2 आप बनाते हो, उसको आप ट्रैप करते हो एज बाइकार्बोनेट। CO2 हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनिया बनाता है। हाइड्रोजन जो होता है ये वाला, ये Hb के साइड बाइंड कर जाता है ताकि ऑक्सीजन को रिलीज करवा सके, इसलिए बोलते हैं इंक्रीज हाइड्रोजन होने से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। और HCO3 बाहर चला जाता है और उसकी जगह बाहर से क्या जाता है, क्लोरीन। अगर अंदर रहेगा तो इसके H के साथ बाइंड होने के चांसेस बेटा ज़्यादा रहते हैं। एलुलर साइड पे देखो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन अभी अंदर था ही, Hb जिसके साथ ये H बाइंड हो गया था, उसको बाइंड होने के लिए कौन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, क्योंकि एल्वेलाई पर ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हाइड्रोजन आयन जो इसके साथ बाइंड होता है खाली हो जाएगा, बाहर से HCO3 आ जाएगा, मिलाकर H2CO3 बना लेंगे और H2 और CO2 में टूट जाएंगे, और दोनों ही H2 या CO2 बहुत ही आसानी से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा इधर एक्सचेंज देखा जाता है।
जब हम एल्वेलर साइट की बात करते हैं या टिश्यू साइट की बात करते हैं, वो 5 ml डिलीवर हुआ था 100 ml से, ये कितना डिलीवर होता है सिर्फ, ये 4 ml 4 ml डिलीवर होता है सिर्फ, जबकि ऑक्सीजन कितना डिलीवर हुआ था, 5 ml डिलीवर हुआ था, है ना। तो देखो ये बात हमें समझ में आ गई। रिन्यूरल रेगुलेशन कैसे होता है, तो सिंपल से सेंटर होते हैं बेटा, एक पॉन्स में होता है न्यूमेटेक्सिक और मेडुला में होता है रिदम। पॉन्स वाला मेडुला वाले को कंट्रोल करता है। रिदम सेंटर में देखो 2 पार्ट्स होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी रूट, बट एनसीईआरटी हालांकि इतनी बात करती ही नहीं है। वो कहते हैं दे आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, और 2 टर्म यूज करती है एनसीईआरटी, मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है रख रखाव, और मॉडरेट का मतलब होता है नियमित रखना, कंट्रोल में रखना। तो न्यूमेटेक्सिक सेंटर जो होता है डीआरजी को रोकता है। डीआरजी कहाँ पर है, यहाँ पर मैंने बताया जैसे नॉर्मल भाषा में तुम्हें कि यहाँ पे 2 सेंटर होते हैं, डीआरजी और वीआरजी। डीआरजी के पास सिर्फ इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। डीआरजी जाके इंस्पिरेटर न्यूरॉन रखता है, तो इंस्पिरेटरी मसल को स्टिमुलेट करता है हमेशा कि आप इनहेलेशन करो, तो इनहेलेशन करते हैं। जब इनहेलेशन पूरी हो जाती है और एक्सहेलेशन की बारी आती है, तो ये जो न्यूमेटेक्सिक सेंटर होता है बेटा, ये सिग्नल भेजता है किसको, मेडुला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और उसको बोलता है, उसके इंस्पिरेटरी न्यूरॉन को इनहिबिट करता है। तो मैंने पढ़ाया ही था कि इंस्पिरेशन होती है मसल की कॉन्ट्रैक्शन से, अगर वो प्रोसेस रुकेगा तो मसल रिलैक्स हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक्सहेलेशन हो जाएगा। तो वही होता है भाई कि न्यूमेटेक्सिक सेंटर इसको रोकता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को घटाता है कि आगे ना बढ़े, और हम फटाफट क्या कर देते हैं, उसकी वजह से एक्सहेल कर देते हैं। इनको कभी कभी CO2 ज़्यादा होने का सिग्नल जो है वो कौन देता है, उसकी वजह से भी एक्सहेलेशन कर देते हैं कि बॉडी में CO2 बढ़ रहा है जी, आप O2 लेते जा रहे हो, टिश्यू CO2 बनाते जा रहे हैं, इसको जल्दी एक्सहेल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉडी के अंदर से इनको सिग्नल्स मिलना कि CO2 ज़्यादा हो रहा है, जो कि न्यूमेटेक्सिक सेंटर को पता चलेगा, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को बोलेगा एक्सहेल करो। कैसे पता चलता है, तो उसके लिए बॉडी में सेंसिटिव एरियाज होते हैं, कीमो सेंसिटिव एरियाज, एंड उसके 2 रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ CO2 लेवल को या हाइड्रोजन आयन, CO2 बनेगा तो H2 के साथ HCO3 माइनस H+ भी बनेगा, उसको सेंस करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स तो होते हैं ब्रेन में ही, जो कि फटाफट ब्रेन के पास ही जाते हैं और काम कर देते हैं, कीमो सेंसिटिव एरियाज। कुछ होते हैं पेरिफेरल रिसेप्टर्स, जो कि हमारे एओर्टिक आर्च यानी आयोटा के पास और कैरोटिड आर्टरी के पास होते हैं, ये भी वही करते हैं। ये भी अपना सिग्नल ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू भिजवाते हैं कि देख लो भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तुम्हें इस वक्त इनहेलेशन छोटी करनी पड़ेगी, ताकि हम फटाफट CO2 को क्या कर सकें, एक्सहेल कर सकें। लेकिन इस सारे प्रोसेस में इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि O2 का जो रोल है बेटा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। O2 का कोई खास रोल ही नहीं है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, एक्सहेलेशन के अंदर O2 का कोई खास रोल नहीं होता है। फिर बात आती है डिसऑर्डर्स की, तो सांस लेने में दिक्कत, विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होना, वीजिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के कारण ऐसा होता है, यहाँ तक का हिस्सा कंडक्टिंग पार्ट में आता है। एम्फाइजिमा में एल्विलर वॉल डैमेज हो जाती हैं, सिगरेट स्मोकिंग के कारण ऐसा होता है, और अगर एल्विलर वॉल डैमेज हो जाएंगी तो बहुत सिंपल सी बात है कि रेस्पिरेटरी एरिया कुल मिलाकर बेटा कम हो जाएगा। लास्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि ये बंदा ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो फाइबर्स वगैरह कभी कभी चॉक करते हैं हमारे गले को, इससे जो लंग्स होते हैं वो फाइब्रोसिस में चले जाते हैं, यानी जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो बहुत सारे फाइबर्स प्रोड्यूस कर देता है, और सेल की जगह फाइब्रस नेचर होने लग जाता है टिश्यू का, है ना, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, कोलेजन फाइबर वगैरह, इससे लंग डैमेज होता है। इसका प्रिवेंशन क्या है कि उसको अच्छे से मास्क पहनाओ, ताकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स उसकी बॉडी में एंटर करके बेटा उसे डैमेज ना कर पाए। तो ये हमने बेटा रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग एक्सचेंज वाला जो चैप्टर था वो कर लिया है ऑलमोस्ट, है ना। समरी की बात देख सकते हैं हम। तो थैंक यू, कीप लर्निंग बेटा। देखो इसमें न्यूरल रेगुलेशन की बात हो गई, रोल ऑफ एंजाइम की बात हो गई, डिसोसिएशन कर्व की बात हो गई, है ना। तो बहुत फटाफट 1 घंटे के अंदर बेटा हमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है, हमने समझ लिया है कि हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे कैसा होता है, ब्रीदिंग और एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म कैसा होता है, वॉल्यूमर कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है, डिफरेंट गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, और डिसऑर्डर क्या होता है। इसको आप एक बार पढ़िएगा, फिर भी कन्फ्यूजन रह जाए तो आप प्लीज़ दोबारा भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा, फिर मिलेंगे दोबारा।